अच्छा, तो ये बताएं कि ये तो चलो हमने बात कर ली टाइप्स के ऊपर, लोगों को अवेयरनेस दे दी, बहुत सारे लोग रिलेट भी कर रहे होंगे जो इससे गुजर रहे हैं। हल क्या है, कैसे स्टॉप करें अपने आप को ओवर थिंकिंग से? सबसे पहले इंसान को चाहिए कि वो प्रेजेंट में रहे, अपने पास्ट और फ्यूचर को भूल जाए। जो चीज़ उनके बस में है, जो जहाँ पे वो कुछ कर सकता है उसी में रहे। माइंडफुलनेस हो गया, मतलब मेडिटेशन करे, रिलैक्सेशन ले। जितना वो डीप ब्रीथ लेंगे उतना वो रिलैक्स रहेंगे। जब एक इंसान रिलैक्स होता है तो वो अपने प्रेजेंट में रह के एक्टिव रहता है। माइंडफुल अगर हम इस पे बात करें तो अपने 5 सेंसेस को एक्टिव रखें अपने प्रेजेंट में, ताकि वो ओवर थिंकिंग पे काबू पा सके। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल पे ज़्यादा काम करें। जो लोग सेल्फ कंट्रोल पे काम करेंगे वो ओवर थिंकिंग को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट करें अपने माइंड को। अगर एक थॉट्स बार बार आ रही है, आप ख़ुद को बिज़ी रखें किसी दूसरे काम में, ताकि वो ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही ना हो आपके पास। बिज़ी रहे, एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि एक्सरसाइज से ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब तक वो नेगेटिव थॉट्स ब्रेन तक नहीं जाते तब तक हमारा माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन जब वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, ब्रेन तक नेगेटिव मैसेज आता है, फिर वही सिचुएशन आ जाती है, विशियस साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है। और फिर उससे बिल्कुल यानी कि प्रेजेंट में रहे। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सौंप दे तारीख़ को गुज़रा हुआ हर हादसा, है तुझे दरपेश अब जो मरहला महसूस कर। यानी कि प्रेजेंट में रहे। इसके अलावा अपने आप को जो है बिज़ी करे, डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना, जितने भी थॉट्स हैं उनको चैलेंज करें। जैसे आपने ख़ुद को चैलेंज करना है, 1 घंटे के लिए मैंने नेगेटिव नहीं सोचना, मैंने पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव रहना है। इस तरह भी आप अपने ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है ना, अपने थॉट्स को पूरा दिन भी रोक सकते हो। जैसे पूरा दिन मैं अपने क्लाइंट्स पे यही टेक्निक अप्लाई करती हूँ कि मैं उनको कहती हूँ कि पूरा दिन जितने भी थॉट्स आपको आ रहे हैं आप उनको रोक दें। कैसे रोकें? अपने माइंड को स्टॉप कर दें। उस दौरान अपने माइंड को कहें स्टॉप, अभी इन चीज़ों के बारे में सोच के आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एक उम्मीद के साथ आपने अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करनी है। ये उम्मीद देनी है कि रात को मैं इन सब चीज़ों पे सोचूंगा, लेकिन अभी दिन के वक्त नहीं, क्योंकि दिन के वक्त अगर मैं इन पे सोचने लगा ना तो कोई रिज़ल्ट मिलेगा, बल्कि मेरा दिन भी ख़राब होगा। अब वो पूरा दिन बार बार वो थॉट्स आएगी उनको, लेकिन वो स्टॉप करेंगे। बार बार इन थॉट्स को आपने स्टॉप करना है। और फिर साथ में डीप ब्रीथ भी लेनी है। डीप ब्रीथ का तरीका भी मैं उनको बता देती हूँ कि कैसे आपने लेनी है। नाक के ज़रिए आपने ब्रीथ इनहेल करना है, लेकिन आपने साथ में ये भी इमेजिन करना है, ये भी पॉजिटिव मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है कि आप बाहर से हौसला, हिम्मत, ताकत, पॉजिटिविटी अंदर लेकर जा रहे हैं। 3 सेकंड तक अपनी सांस को रोकना है और फिर मुंह के ज़रिए बाहर निकालना है। जब आप ब्रीथ को एक्सहेल करें तो आपने ये इमेजिन करना है, ये पॉजिटिव मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है कि आपने अपनी अंदर के खौफ को, अंदर के डर को, स्ट्रेस को, प्रेशर को, उदासियों को आप बाहर निकाल रहे हैं। 3 बार आपने यही करना है। फिर अब आंखें बंद करके अपने माइंड, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाना है। जैसे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आपका माइंड, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। साथ में आपने मतलब ये कि पहले थॉट्स को रोक दें, अपने माइंड को मैसेज पहुँचाए कि स्टॉप। फिर उसके बाद अपनी डीप ब्रीथ लेनी है। फिर इसी तरह बार बार दिन में जितने बार भी ओवर थिंकिंग आपको आती है, आप इसी तरह रोकते जाए, इस उम्मीद के साथ कि रात को मैंने इस पर काम करना है। जब आप रात को बैठेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एक तो ये कि वो ओवर थिंकिंग लिमिटेड टाइम में शिफ्ट हो गया। बहुत अच्छा, बिल्कुल लिमिटेड टाइम में। और दूसरा ये कि पूरा दिन भी आपका अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। और बिल्कुल ये नहीं कि ये जो भी आपने, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि मतलब क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो ओवर थिंकिंग है, ये भी एक तरह की एडिक्शन है। जो उससे गुजर रहा होता है ना, वो चाह रहा होता है कि मैं इसके बारे में सोचूं। तो अगर उसने कॉन्शियसली अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया कि दिन को मैं इसको रोकूंगा, अपने आप को बिजी रखूंगा और रात को मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो वो पूरा का पूरा टाइम जो दिन का है वो प्रोडक्टिव भी रह सकता है और उसकी ब्रेन को वो इनफ टाइम मिल जाता है कि वो अपने आप को हील कर सके। अब जब रात में वो बैठेगा और उन सारे थॉट्स के बारे में सोचेगा, एक लिमिटेड टाइम हो जाएगी,
हाफ आवर सोचता है, 20 मिनट सोचता है, क्योंकि वो सारे थॉट्स जो है ना वो एक साथ ही आएंगे। फिर मैं अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि आप ऐसे करें, जो भी थॉट्स आपको आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मैसेज जा रहा है उस वक्त जब नेगेटिव मैसेज जा रहा होता है ब्रेन तक, तो नेगेटिव एनर्जी बॉडी में रिलीज़ होती है। फिर आपने वो सारे थॉट्स एक पेज पे लिख देनी है ताकि वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव वे में बाहर आए रिटर्न फॉर्म में, और आप रिलैक्स हो जाए। फिर उसके बाद डीप ब्रीथ लेके आराम से सो जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ भी और भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनकी नींद भी ख़राब हुई होती है, तो ये इंसोम्निया, ये जो इंसान नींद के बगैर होता है, इसको भी थोड़ा एड्रेस कर दें कि ये नींद क्यों ख़राब हो जाती है। नींद ख़राब होती ही है ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि जब वो बेड पे जाता है वो सोने की कोशिश नहीं करता, वो सारी चीज़ें याद करता है। ठीक है, वो ओवर थिंकिंग कंटिन्यूअसली उनके माइंड में चल रही होती है, फिर उनकी नींद को भी डिस्टर्ब कर देती है। तो अब मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि सोने से पहले ही वो सब कुछ समेट लो। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपने सोचना नहीं है, आपने यही कहना है कि बाकी सब हम कल देखेंगे, ताकि वो रिलैक्स होके सो जाए। और इसके अलावा बिफोर स्लीप एक्सरसाइज भी मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर करती हूँ कि आप सोने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करें, ताकि आपको अच्छे से नींद आ जाए। जितने भी स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं क्लाइंट को, मैं उनके साथ एक्सरसाइज शेयर करती हूँ कि आपने इस तरह का एक्सरसाइज बेड पे बैठ के ही आपने वो एक्सरसाइज करनी है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके सो जाना है। डॉक्टर रफीज़ा, आपने अभी ब्रीदिंग के ऊपर बात की, तो थोड़ा अगर टेक्निक्स के ऊपर बात कर लें कि किस तरह से हम ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं। कि सबसे पहले तो थॉट स्टॉप या थॉट ब्लॉक टेक्निक्स मैंने बता दी है कि कैसे दिन के वक्त आपने अपने थॉट्स को रोकना है, डीप ब्रीथ लेनी है, और फिर रात को उस पर काम करना है, लिख देने हैं वो सारे थॉट्स। इसके अलावा कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ये थॉट्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बार बार आते हैं। तो उनको मैं एक बेस्ट टेक्निक देती हूँ और वो उन पर काम भी करते हैं और उनको इससे बेनिफिट भी मिलता है, रबर बैंड टेक्निक। मैं उनको कहती हूँ कि आप एक बैंड ले लें, रबर बैंड अपनी कलाई में पहन लें, सॉफ्ट सा हो ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। जब भी ऐसे थॉट्स चल रही होती और आपको लगता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप उस बैंड को खींचें, अपनी कलाई में पहने हुए बैंड को खींचें और फिर छोड़ दें। हाथ में पेन होगा, वहाँ पे माइंड में जो चल रहा होता है डाइवर्ट हो जाता है, फोकस माइंड का डाइवर्ट हो जाता है, उस पेन पे आ जाता है, और उस दौरान आप अपने थॉट्स को इजीली स्टॉप कर सकते हो, अपने ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हो कि अभी मैंने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, रात को सोचना है। तो ये टेक्निक्स मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप लोगों ने रबर बैंड टेक्निक, रबर अपने हाथ में पहने रखें, पूरा दिन पहने रखें। जब भी आपको लगे कि ये चीज़ आप कंट्रोल में नहीं है, आप यही टेक्निक फॉलो करें, और इस तरह आप जो है ना आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आप इजीली ब्रेन तक मैसेज पहुंचा सकते हो कि अभी नहीं, रात को इस पे काम करना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ना अपने 5 सेंसेस के ज़रिए अपने प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर PMRT भी करवाती हूँ, मसल रिलैक्सेशन थेरेपी, क्योंकि एक इंसान जो है ना जब तक वो रिलैक्स नहीं होंगे, उनका माइंड, उनकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो वो अपने ओवर थिंकिंग पे फोकस नहीं कर पाता, ना ही आइडेंटिफाई कर पाता है कि मेरे थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले मैं उनको PMRT भी करवाती हूँ, मसल रिलैक्सेशन थेरेपी करवाती हूँ, उनसे उनका माइंड, उनकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। फिर उनको कहती हूँ कि दिन में 1-2 बार इनको किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की। तो और माशाल्लाह से बहुत से अच्छे फीडबैक आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हम देख रहे हैं जी, बहुत से अच्छे फीडबैक आते हैं। वो यही कहते हैं कि इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमें, मतलब हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाते हैं, अपने सेल्फ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी ओवर थिंकिंग रिड्यूस होगी और आखिर में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है टेक्निक्स के अलावा अगर कोई आखिर में आप कोई बात ऐड करना चाहें उन सब लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, कोई अगर थोड़ा सा होपफुल सी या पुरुमीद करने वाली बात हो ताकि
लोगों का फ़ायदा हो। तो आप अगर कुछ ऐड करना चाहें। मैं सबसे पहले सारे लोगों को मैं इसी वजह से इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम एक चीज़ पे ज़्यादा सोचेंगे तो हम प्रोडक्टिव रिज़ल्ट पे जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करें कि आपके थॉट्स हेल्थी है कि नहीं है। अगर वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं, तो उन पे काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये बाद में मेंटल इलनेस आपको हो सकती है। इस पे आप काम करें, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो ओवर थिंकिंग करते हैं उन्हें लगता है कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस पे काम किया जाए, थॉट्स हमारे काबू में होते हैं। ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन में जो थॉट्स होते हैं वो हमारे काबू में होते हैं। हम उनको जिस तरफ लेकर जाए, जिस तरीके से ले जाए ब्रेन तक, वो हमारे काबू में होता है। इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो है ना ओवर थिंकिंग पे काम करो, तो आप जो है ना इनको पॉजिटिव वे की तरफ लेकर जा सकते हो। पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड तक जाएंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में शो होगा, और इस तरह आप रिलैक्स रहोगे, आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपसे पूछना चाहूँगा उन लोगों के लिए, जैसे एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आई, उनको डायबिटीज़ भी थी, ब्लड प्रेशर भी था, हाइपरटेंसिव भी थी वो। तो मैंने जब उनको कहा ना कि मैं आपको रेफ़र कर, क्योंकि मैंने देखा उनमें एंग्जाइटी के भी अलामात थे, थोड़ा मुझे फील हो, तो मैंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट की तरफ मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। ये बात उन्होंने बड़ी माइंड की, और उन्होंने कहा कि आपको क्या मैं जहनी तौर पे ठीक नहीं लगती? तो उन लोगों को भी ज़रा बताएं कि साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना और जहनी बीमारियों के लिए हेल्प लेना ज़रूरी है। उनको भी ज़रा आप बता दें कि कितना ज़रूरी है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो मुझे यही कहते हैं, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो मेंटली सेट हूँ, बिल्कुल सेट हूँ, हाँ बस थोड़ी सी ओवर थिंकिंग होती है। ये चीज़ जो है ना, अब स्टार्ट में ओवर थिंकिंग है, ये फिर आपको मेंटल इलनेस की तरफ लेकर जाती है। आपने इस पे काम करना है। मैं अपने क्लाइंट को ये कहती हूँ कि कभी कभी मुझे भी ज़रूरत होती है किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की। बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान को होती है, प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की लाइफ में आ सकते हैं। अब उन पे काम करना, उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचना, ओवर थिंकिंग से बचना, ये तो हमारा काम है कि हम इस पे काम करें। ये नहीं कि हम ये समझें कि अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से हम बात कर रहे हैं तो हम मेंटल इलनेस का शिकार है। नहीं, आप गाइडलाइंस भी ले सकती हो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपको एक पॉजिटिव वे बताएगी, फिर आपने उस पर जाना है। तो ये चीज़ जो है ना, मैं क्लाइंट को क्लियर करती हूँ। मैं यही बता देती हूँ कि कभी कभी मुझे खुद भी ज़रूरत होती है, ऐसे थोड़े बहुत मसले होते हैं तो मैं खुद भी गाइडलाइंस ले सकती हूँ। डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नेचर है, इंसान को प्रॉब्लम फेस करते हैं इंसान, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ आ जाता है जहाँ पे वो स्टक हो जाता है। अब वहाँ पे किसी एक की हेल्प की ज़रूरत होती है उसको मूव करने के लिए। तो इस वजह से अब बहुत से क्लाइंट पर ये समझ भी जाते हैं कि हाँ, हमने अपने ओवर थिंकिंग पे काम करना है। ये हमें मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन ये है नहीं, इससे बहुत बड़े मसले क्रिएट होते हैं। तो हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं मेरे पास, आते हैं अपनी छोटी पहले तो वो कंसर्न ही नहीं करना चाहते, लेकिन जब मैं उनको समझा देती तो फिर वो बार बार आते हैं, एक बार नहीं हर बार अपना हर एक मसला लेकर आते हैं। वो एक दफ़ा वो ज़रा उनका जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको बेहतरी महसूस होती है, बोझ हल्का होता है, तो फिर वो खुल के आपसे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी ना, ये भी मुझे अच्छा हो गया कि अभी याद आ गया, ये सवाल मैंने आपसे पूछना था कि मियाँ बीवी ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिश्ता है। बाज़-औक़ात क्योंकि ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों तरफ से इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो बाज़-औक़ात जो है वाइफ़ आ जाएंगी, हस्बैंड नहीं आएंगे, बाज़-औक़ात हस्बैंड आ जाएंगी, वाइफ़ नहीं आएंगी। तो इन दोनों को जो है काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत होती है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और दोनों का एक दूसरे के साथ इस मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करना कि अगर उनके मामलात ठीक नहीं चल रहे, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो वो हेल्प लें साइकोलॉजिस्ट से। इसके ऊपर भी थोड़ा जो है वो रोशनी डालें। कभी कभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं, कभी बीवी आ जाती है, कभी हस्बैंड, कि मुझे अपने बीवी से या मुझे अपने हस्बैंड से ये शिकायतें हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सबसे पहले उनके बीच कम्युनिकेशन गैप होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो हर एक मसला एक दूसरे को बताते ही नहीं है, वो अपनी तरफ से ओवर थिंकिंग करते हैं, एजम्पशन करते हैं।
वो जो मैंने एक पीछे बताई है आपको एक बात कि माइंड रीडिंग एजम्पशन, कि मेरा हस्बैंड इनके रवैये में चेंज आ रहा है, इनको कुछ हो रहा है, ये मुझसे उकता गए हैं या इनकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है, तो वाइफ जो है वो अपनी तरफ से एजम्पशन लगाती है, हस्बैंड अपनी तरफ से। आजकल मेरी वाइफ जो है वो मुझ पे फोकस ही नहीं करती, बस लड़ती रहती है, मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करती। हर एक बंदा अपने तरीके से सोचता है, तो वहाँ पे फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाती है। जब कम्युनिकेशन गैप आ जाती है, एक बंदा अपने तरीके से एजम्पशन कर रहा है, दूसरा बंदा अपने तरीके से एजम्पशन कर रहा है, तो उनके बीच जो है दूरियाँ आ जाती है। तो उनको चाहिए सबसे पहले, मेरे पास जितने भी इस तरह के मसले आते हैं मैं उनको आमने सामने बिठा देती हूँ। वाइफ आ जाती है, वो यही कहते हैं नहीं आप मेरी बात सुने, और वो ऐसे करता है ऐसे करता है। मैं कहती हूँ नहीं, दोनों को साथ में बिठा के दोनों से ही पूछूंगी, ताकि आप भी मुझे अपने मसले बताएं, वो भी बताए आप क्या क्या करती है और वो क्या क्या करता है, आपके हस्बैंड क्या क्या करते हैं। इस तरह वो दोनों जब साथ में बैठे होते हैं, एक अपने पॉइंट्स बताता है, दूसरा अपने पॉइंट्स, वो कम्युनिकेशन भी आपस में हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। अच्छा ये इस वजह से ऐसे सोच रही है, अच्छा मेरे हस्बैंड इस वजह से ऐसे कर रहे हैं, तो बीच में वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो जाती है कि ये इस थॉट की वजह से हमारे बीच में ये रुकावटें आई है। तो मैं सबसे पहले उनको यही कहती हूँ कि आप दोनों साथ में आएँ, दोनों मुझे अपने पॉइंट्स बताएं, और इनको मैं एक टेक्निक ये बताती हूँ कि आप लोग इस टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले वाइफ अपनी सारी बातें अपने हस्बैंड को बताए, आज मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। फिर उसके बाद हस्बैंड को अलाउ करे कि वो सारी बातें बताए। कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नफीसा, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एजुकेट किया और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इस पूरे एपिसोड से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो अगला हमारा टॉपिक है वो अभी से हम बता देते हैं कि एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन है उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है।